Hello, students. Today we are going to cover the first chapter, The Portrait of a Lady, from a book, Hornbill, and we'll cover about the author, the theme, the introduction, and the summary of this lesson. So, let's get started. About the author, Khushwant Singh, born Kushal Singh, 2nd February 1915. He died on 20th March 2014. He was an Indian author, lawyer, diplomat, journalist and politician. खुशवंत सिंह का नाम खुशल सिंह था बचपन में और उनका जन्म 2 फरवरी 1915 में हुआ। उनका देहांत 20 मार्च 2014 में हुआ। वो एक भारतीय लेखक थे, एक वकील थे, एक कूटनीतिज्ञ थे, डिप्लोमैट, एक जर्नलिस्ट और एक नेता थे। Khushwant Singh was born in Hadali, Khushab district, Punjab, which now lies in Pakistan, in Sikh family. His grandmother was Lakshmi Devi. खुशवंत सिंह का जन्म हदाली खुशाब ज़िले में हुआ था, जो कि पंजाब का ज़िला है, जो कि अभी पाकिस्तान में है, और वो एक सिख फैमिली से बिलोंग करते थे। उनकी दादी माँ का नाम लक्ष्मी देवी था। थीम: द स्टोरी इज रिटन इन फर्स्ट पर्सन एंड इज इन बायोग्राफिकल मोड। स्टोरी जो है वो फर्स्ट पर्सन लिखा गया है, यानी फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन में लिखा गया है, आई और वी के फॉर्म में। And it is a perception of Khushwant Singh of his grandmother through his own eyes, a very touching story that shows the special bond and connection between a boy and her granny and the changes which comes in their relationship as time passes by. सो ये जो स्टोरी है, खुशवंत सिंह ने अपने दादी के बारे में बताया है, उनके डिस्क्रिप्शन दिया है, और ये स्टोरी एक टचिंग स्टोरी, एक मर्मस्पर्शी स्टोरी है, बहुत ही भावुक स्टोरी है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे ग्रैंड सन और ग्रैंड मदर के बीच में एक स्पेशल बॉन्ड है, एक रिश्ता है जो कि मजबूत रिश्ता है। बट एज अ टाइम पासिस बाय, जैसे समय गुजरता चलता है तो उनके बीच में जो इनका रिलेशन रहता है उसमें चेंजेस आना शुरू हो जाता है। Now we'll see the introduction. The Portrait of a Lady is the story of the author. He describes his relationship with his grandmother over the years. So इसमें हम देखते हैं कि ऑथर ने अपनी ग्रैंडमदर के बारे में पोर्ट्रेट किया है और उनके रिलेशनशिप के बारे में बताया है. He pens down her daily activities and how she evolved as a character as time passed by. He explains her appearance, which helps create an image in the reader's mind. तो ऑथर जो हैं वो अपनी ग्रैंड मदर और अपनी रिलेशनशिप के बारे में बताते हैं, उनके रिश्ते के बारे में, जो एक दादी और पोते का रिश्ता होता है, और डेली एक्टिविटीज़ जो आपस में वो दोनों साथ स्पेंड करते थे। जो दादी माँ जो थी, उनके रोज़मर्रा की जो लाइफ थी उसके बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया है, और उनके साथ ही साथ उनके अपीयरेंस के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ताकि रीडर्स के, पढ़ने वालों के माइंड में उनकी इमेज जो है, साफ इमेज जो है बन सके। ऑलराइट, so let's see the summary now. The chapter The Portrait of a Lady is the story of the author and his grandmother. The grandmother was an old woman with a wrinkled face. The author had always seen her like this for the past 20 years. She appeared to be so old that he could not imagine her being young and pretty, someone who had a husband. She was short, fat and slightly bent. तो ये chapter again ये grandmother और उनके ऑथर जो लेखक के पोते के बारे में उनकी स्टोरी है। और जो ग्रैंड मदर थी उनकी, वो एक ओल्ड लेडी थी, बहुत ही बुजुर्ग महिला थी, जिनके फेस पे रिंकल्स थे, झुर्रियाँ थी। और ऑथर बताते हैं कि वो 20 साल से उनको वैसे ही देख रहे हैं, यानी वो इतनी बुजुर्ग हैं कि और ज़्यादा बुजुर्ग नहीं हो सकती हैं वो, और वो इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि वो कभी वो जवान भी हुआ करती थी या प्रिटी हुआ करती थी, या कभी उनका कोई हस्बैंड भी हुआ करता था। शी वॉज शॉर्ट फैट, और वो उनकी फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, वो नाटे कद की थी, थोड़ी सी फैट थी और झुकी हुई थी बिकॉज ऑफ ओल्ड एज. The author had seen his grandfather's portrait, an old man with a turban and long white beard covering his chest. To the author, his grandfather didn't seem like a man who could have a wife and children, but someone who could have lots of grandchildren. His grandmother used to move around the house in spotless white, with her one hand resting on her waist and her other hand counting the beads of her rosary. तो जो लेखक हैं वो जहाँ उनकी दादी माँ की पोर्ट्रेट फ़ोटो रखी होती है, उसके बगल में ग्रैंडफादर की पोर्ट्रेट फ़ोटो रखी होती है, और उनके ग्रैंडफादर जो हैं
वो उनके सर पे टर्बन रहता है, उनकी जो दाढ़ी होती है वो काफ़ी बड़ी होती है और वाइट होती है, उनके चेस्ट को कवर कर रही होती है। ऑथर के लिए उनके ग्रैंडफ़ादर थे, जो थे वो एक ऐसे इंसान थे, वो कभी लगता नहीं था कि उनकी कभी वाइफ़ हुआ हो सकती थी या कभी बच्चे भी हो सकते थे, क्योंकि वो इतने बुज़ुर्ग थे। उनका ये कहने का मतलब है वो इतने बुज़ुर्ग थे कि उनके सिर्फ़ और सिर्फ़ ढेर सारे, बहुत सारे उनके ग्रैंड चिल्ड्रन ही, यानी पोते-पोतियाँ ही हो सकती थी, इतने हो सकते थे क्योंकि वो इतने बुज़ुर्ग थे। और उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो यूजुअली अपने घर में काम काज करती, प्रेयर रिसाइट करती, और उनका ड्रेसअप जो था वो स्पॉटलेस वाइट था। स्पॉटलेस वाइट मतलब वो, ये तो वाइट सलवार कमीज़ पहनती थी या साड़ी पहनती थी, और उनका जो हाथ था वो एक कमर पे एक हाथ रखा होता था उनका कमर पे, क्योंकि वो झुकी हुई थी, बिकॉज ऑफ ओल्ड एज, वीक थी वो, तो इस वजह से उसका एक हाथ उनका कमर पे होता था और एक हाथ में उनकी रोज़री होती थी, जाप माला होती थी। इससे ये पता चलता है कि शी वॉज़ अ वेरी रिलीजियस लेडी, बहुत ही धार्मिक स्त्री थी। Okay. Now, in the initial days, the author and his grandmother had a good relationship. She used to wake him up and get him ready for school. She used to pack the things required by him for the day and walked him to school every day. She used to visit the temple that was attached to the school. She had a routine of reading the scriptures. The author, along with other children, sat on the veranda singing alphabets and morning prayers. They both used to come back home together with stray dogs roaming around them, as his grandmother would carry the stale chapatis to feed them. शुरुआत के दिनों में लेखक और उनके ग्रैंडमदर के बीच में अच्छे रिलेशनशिप थे, अच्छे बॉन्डिंग थे, जैसे दादी पोते के होते हैं। और दादी जो थी वो उनको सुबह सुबह उठाती थी, स्कूल के लिए रेडी करती थी, एंड फिर उनके बैग में वो टिफ़िन पैक करके रखती थी, और लंच रखती थी, बुक्स रखती थी, और फिर उनको स्कूल छोड़ने जाती थी वो। और फिर जो उनका स्कूल था खुशवंत सिंह का, वो टेंपल से जुड़ा हुआ था, इसीलिए जब वो स्कूल छोड़ने जाती थी तो वो टेंपल भी विज़िट करती थी। वहाँ वो बैठ के अपने रूटीन के हिसाब से वो होली ग्रंथ, जो पवित्र ग्रंथ होते हैं, वो पढ़ती थी और प्रेयर करती थी। और दूसरे साइड में जो खुशवंत सिंह थे वो अपनी पढ़ाई करते थे, वो एक साथ बैठ के बच्चों के साथ अल्फ़ाबेट्स रिसाइट करते थे, मॉर्निंग प्रेयर्स पढ़ते थे। और जब दोनों स्कूल और टेंपल से आते थे तो रास्ते में उन्हें बहुत से स्ट्रे डॉग्स, यानी जो घूमते हुए आवारा कुत्ते होते, वो मिलते थे। और ग्रैंड मदर अपने साथ चूँकि वो बासी रोटियां लेके चलती थी, तो रास्ते में जब कुत्ते आते थे तो उनको वो फीड करती हुई, खाना खिलाते हुए, रोटी देते हुए वो घर वापस आती थी। Soon the parents of the author, who went to the city to settle in, and called them. As they reached the city, his relationship with his grandmother took a turn. Though they shared the room, their bond grew apart. He started going to an English medium school. She no longer accompanied him to his school, and they were no longer stray dogs who roamed around them while walking back home. She, however, used to ask him about his day and what he had learned. She didn't understand anything, as everything was in another language, which she could not understand. She didn't approve of the new syllabus that he was studying because she thought that they did not teach him about God and the scriptures. They saw less of each other. जल्दी उनके पेरेंट्स शहर में शिफ्ट हो जाते हैं, और वो लेखक को भी और उनकी दादी को भी शहर बुलवा लेते हैं। और जब वो शहर पहुंचते हैं तो धीरे धीरे दादी और उस खुशवंत सिंह के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसमें एक बदलाव आता है, एक नया टर्निंग पॉइंट आता है। भले ही वो दोनों एक ही छत में रहते हैं, एक ही छत के नीचे एक ही रूम शेयर करते हैं, लेकिन उनके बॉन्डिंग जो थी धीरे धीरे वो कमज़ोर होती जा रही थी। अब खुशवंत सिंह जो है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाना शुरू कर दिया उन्होंने। अब दादी उनको स्कूल छोड़ने नहीं जाती हैं, और अब जो रास्ते में अब उनको स्ट्रे डॉग्स भी नहीं मिलते हैं जैसे गांव में मिलते थे। और दादी जो हैं, लेकिन फिर भी जब वो खुशवंत सिंह स्कूल से घर आते थे तो दादी उनसे पूछती थी कि भाई आज तुमने क्या पढ़ा, आज क्या सीखा, स्कूल कैसा गया है। और दादी को समझ में नहीं आती थी उनके स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल था और दादी को इंग्लिश नहीं आती थी, तो उनके लिए वो एक स्ट्रेंज लैंग्वेज थी। और दादी साथ ही साथ जो सिलेबस स्कूल में था उसके से सहमत नहीं थी, अनहैप्पी थी, नाखुश थी उस चीज़ के लिए, क्योंकि उनके स्कूल में जो सिलेबस था उसमें गॉड और स्क्रिप्चर्स इंक्लूड नहीं था, यानी रिलीजियस स्टडीज़ जो थी वो पढ़ाई नहीं जाती थी। और अब धीरे धीरे क्या है, दोनों की बॉन्डिंग कमज़ोर होती गई, तो वो धीरे धीरे क्या है, दोनों के बीच में इंट्रैक्शन भी कम होता गया। As the days passed, he grew older and soon went to the university. He had his own room, and this made the relationship sour. She stopped talking to everyone and spent her whole day sitting at her spinning wheel, reciting prayers and moving beads of the rosary with one hand. However, she loved feeding sparrows in the veranda at dawn, breaking bread into pieces and feeding it to the birds were her daily
routine. The birds would sit on her legs, her head, some even on the shoulders. दिन जैसे गुजरते गए, खुशवंत सिंह बड़े होते गए, फिर वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए यूनिवर्सिटी जाते हैं. अभी उनका रूम खुद का है और चूंकि उनका रूम सेपरेट हो चुका है अब, तो अब धीरे उनकी जो रिलेशनशिप होती हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं और बिगड़ते चले जाते हैं. साव दैट मीन्स कि और बिगड़ते चले जाते हैं. अब दादी माँ भी हैं, उनके बीच में इंटरेक्शन नहीं हो रहा दोनों के बीच में. दादी माँ भी अब वो शांत हो गई हैं. अब वो किसी से बात नहीं करती हैं. अपना सारा टाइम जो वो बैठी रहती हैं और वो चरखा चलाते हुए अपना टाइम स्पेंड करती हैं. प्रेयर रिसाइट करते स्पेंड करती हैं और उनके हाथ में जो जाप माला होती थी उसके प्रेयर रिसाइट करती है. तो इस तरह उनका दिन गुजरना शुरू हो गया अकेले. फिर भी उनको ये पसंद था कि वो जिनके जो वरांडा में जो सुबह सुबह डॉन यानी भोर के समय जो वो गौरैये जो बर्ड्स आती थी उनको वो फीड करती थी, रोटियों का क्रम्स देती थी बना के उनको. और डेली से उनका रूटीन चलता गया. और जो बर्ड्स थी वो इतनी कंफर्टेबल हो गई थी दादी माँ के साथ कि वो उनकी कभी लेग्स पे बैठती थी, कभी सर पे, कभी शोल्डर्स पे बैठती थी. नाउ soon the author decided to go abroad for further studies. She came to the railway station to leave him off. She was not sentimental, continuously recited her prayers, her mind lost in the prayers, and she kissed him on the forehead. After 5 years, as he returned home, she was there. Came to pick him at the station, was still the same as she had been 5 years ago. She clasped him within her arms and didn't say a word. She still used to feed her sparrows. जल्द ही ऑथर अपनी फर्दर स्टडीज़ को पूरा करने के लिए फ़ॉरेन चले जाते हैं और दादी माँ उनको छोड़ने आती हैं. सी ऑफ करने रेलवे स्टेशन आती हैं. और दादी माँ जो रहती हैं उनका नेचर बताया गया है कि वो भावुक लेडी नहीं रहती हैं, वो सेंटिमेंटल लेडी नहीं रहती हैं. और जब वो छोड़ने आती हैं तो उसके बाद छोड़ने आती हैं तभी वो अपने प्रेयर में लगी रहती हैं. उनका पूरा जो माइंड रहता है वो पूरा लॉस्ट होता है प्रेयर्स में. दैट सीम्स कि बहुत ही वो रिलीजियस लेडी रहती हैं. और अलविदा करते समय वो उनके माथे पे किस करती हैं और फिर उसको अलविदा करती है अपने पोते को. 5 साल के बाद जब वो पोता खुशवंत सिंह वापस घर आता है तो वो वहाँ उनको मिलती हैं घर पे और वो उनका वेलकम करने आती हैं. स्टेशन पे ही वो आती हैं, मिलने आती हैं. और वो ऑथर बताते हैं कि वो 5 साल बाद भी वो वैसे ही दिख रही होती जैसी वो 5 साल पहले दिख रही थी. कोई बदलाव नहीं आया था उनके फिज़िकल अपीयरेंस में. और जब वो वेलकम करने आती है तो वो खुशवंत सिंह को आर्म से बाजू से पकड़ लेती हैं और कुछ भी नहीं कहती हैं. और फिर वो घर ले जाती हैं. फिर डेली रूटीन शुरू हो जाती है, वो स्पैरोज़ को फीड करना शुरू कर देती है. तो इस तरह उनकी डेली रूटीन फिर शुरू हो जाती है वैसे ही यूजुअली. One day she didn't recite her prayers but instead collected the women of neighborhood, got a drum and started singing. The next morning she was ill with mild fever. The doctor said that there was nothing to worry about but she was sure that her end was near. एक दिन वो क्या होती है, उन्होंने प्रार्थना करना बंद कर दिया और अपनी प्रेयर रिसाइट करना बंद कर दिया. इंस्टेड वो क्या करती हैं, पड़ोस की जितनी महिलाएं रहती हैं उनको इकट्ठा करके ढोलक लेके बैठती हैं और फिर वो गाना शुरू कर देती हैं. अगली सुबह क्या होता है, उनको फीवर होता है, माइल्ड फीवर होता है, वो बीमार पड़ जाती हैं. डॉक्टर कहते हैं कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनकी उम्र इतनी हो गई है तो उनका एंड जो है वो नियर है. इस वजह से उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. शी इज़ वेरी ओल्ड नाउ. She didn't want to waste her time talking to anyone in the family anymore, but spent her last hours in reciting her prayers laying on the bed. She died and so her body lay on the bed lifeless. As they prepared for her funeral, they saw all the sparrows sitting in the veranda around her, mourning her death. अब क्या होती हैं वो धीरे धीरे जब उनका करीब आता है, अंतिम समय आता है तो वो बोलना भी बंद कर दिया सबसे उन्होंने. अब वो लास्ट टाइम जो है अपना लास्ट आवर्स जो है लाइफ का वो अब सिर्फ प्रेयर रिसाइट करने में ही लगाती हैं बेड पे लेटे लेटे क्योंकि वो चल नहीं पा रही हैं अब. फिर अचानक उनकी डेथ हो जाती है. फिर उसके बाद जो जब वो फ्यूनरल की तैयारी हो रही होती है दाह संस्कार की, तो जब वो अर्थी जब रखी होती है वरांडा में तो जो स्पैरोज़ होती हैं वो उनको घेर के बैठी होती हैं, घेरी रहती हैं और शोक मना रही होती हैं उनकी मृत्यु को लेकर. इवन जो स्पैरोज़ होती हैं वो भी अपने दादी माँ के लिए बहुत ही दुख अपना जाहिर कर रहे होते हैं. सो स्टूडेंट्स, ये रहा समरी इस चैप्टर का, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी का. आई होप आपको समरी अच्छे समझ में आ गई है. ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी इन दिस लेसन. थैंक यू.